मुझे पहले क्या लिखना चाहिए? पहले मुझे लिखना चाहिए ऑसिलेटरी मोशन, बिकॉज ऑसिलेटरी मोशन इज अ जनरल नेम। इसमें से हर ऑसिलेशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं कहते। आई वुड लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन कि ये कौन सी कंडीशन है जिसका फुलफिल होना जरूरी है फॉर द ऑसिलेटरी मोशन टू बी सिंपल हार्मोनिक मोशन? जी बेटा जी आप। हाँ, उसके लिए एक्सेलरेशन शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट बट नेगेटिव ऑपोजिट टू द डायरेक्शन। बिल्कुल ठीक हो गया जी। ये कंडीशन का फुलफिल होना बड़ा जरूरी है। लास्ट किसी लेक्चर में या किसी वर्कशीट में एक सवाल शायद चल रहा था जिसमें ऑसिलेशन तो थी, एक इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा था, फिर यहां से ऊपर जा रहा था, फिर नीचे आता था, फिर ऊपर जाता था, लेकिन उस ऑसिलेटरी मोशन को हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं कहा, बिकॉज वहां उसने पूछा कि जी क्यों नहीं कहना, तो हमने कहा जी वहां पे एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो उसके ऊपर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन वाले फॉर्मूले लगते हैं। What are those uniformly accelerated motion वाले equations? That is v is equals to u plus at, d is equals to ut plus half at square, 2ad equals to v square minus, and there was this one more, d equals to vt, देखो ना ut plus half at square, तुमने एक और भी ड्राइव किया था, vt minus half at square। बहरहाल वो जितनी भी 3 या 4 equations of motion थी उनको हम कहते थे they were the equations of uniformly accelerated motion। अब देखिए जो समझने वाली बात है, जो दिमाग में बिठाने वाली बात है वो ये है कि सर वो भी मूवमेंट की ही इक्वेशंस हैं, और सर्कुलर मोशन में भी कुछ मूवमेंट की इक्वेशन है, और यहाँ पे क्या नाम है इसका ऑसिलेटरी मोशन जो है इसमें भी कुछ मूवमेंट की इक्वेशंस हैं। हाँ, सबका बेसिक सोर्स एक ही है कि एक्सेलरेशन की बेसिक डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज वो क्या बोलते हैं v माइनस यू ओवर टी। लेकिन पिछले साल हम उसका स्केलर वर्जन देखते रहे कि जैसे v के मैग्नीट्यूड को u के मैग्नीट्यूड से सब्ट्रैक्ट करें और डिवाइड बाय टाइम कर दें। लेकिन जब हमने यहाँ पे सर्कुलर मोशन देखा तो हमने कहा नहीं, v का मैग्नीट्यूड u के मैग्नीट्यूड सबको तो जीरो जाएगा, तो हमने कहा v का वेक्टर u के वेक्टर से सब्ट्रैक्ट करें तो डेल्टा v वेक्टर निकालें। क्या निकला था वैसे? नहीं, डेल्टा v वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना निकला था? थीटा v। यू रिमेंबर डेल्टा v का कितना निकला था जी? थीटा v निकला था, और उस डेल्टा v ओवर टी थीटा v ओवर टी हो गया, और वहां से आगे हमने पता नहीं कुछ 3 एक्सेलरेशंस की इक्वेशंस निकाली थी। कहां पे? सर्कुलर मोशन में 3 इक्वेशंस हैं, अगर प्लीज आप मुझे बता सके कौन कौन सी जनाब? v स्क्वायर ओवर r ओमेगा स्क्वायर v ओमेगा, तो वो भी इक्वेशंस ऑफ मोशन ही हुई ना, लेकिन कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई? वो इक्वेशंस ऑफ सर्कुलर मोशन हो गई। अब सर्कुलर मोशन भी कैसी? उस सर्कुलर मोशन के लिए भी एक टर्म इस्तेमाल करते हैं हम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब ये क्या बात हुई? सर्कुलर मोशन में क्या चीज यूनिफॉर्म है? वहां पे हाँ, या तो उसकी क्या बोलते हैं लीनियर स्पीड यूनिफॉर्म होती है, या फिर वहां पे एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड जिसको आप कहते हैं वो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है? यूनिफॉर्म हो सकता है। बहरहाल उसके बाद अगर हम इस तीसरे चैप्टर की बात करें तो यहां पर भी हमारे पास एक्सेलरेशन की इक्वेशंस हैं, और एक्सेलरेशन की यहां जनरल इक्वेशन क्या है? माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। लेकिन मैंने 2 और भी लिखवाई हैं। कौन सी वाली? सिंपल पेंडुलम के केस में माइनस जी अपॉन एल इंटू एक्स, और वो पेंडुलम के उस स्प्रिंग वाले केस में माइनस क्या? के अपॉन एम इंटू एक्स। इसमें किसी को मसला है? तो अगर आप एक चीज को ऑब्जर्व करें तो वो क्या चल रहा है? सर जी आप हर चैप्टर में 3 इक्वेशंस लिखवाते हैं मोशन की, है जी। अगर आप पिछले साल वाली देखेंगे तो a इक्वल्स v माइनस वो क्या कहते हैं v इक्वल्स u प्लस at वाला फिनोमेना, या वहां भी 3 इक्वेशंस है ना। तो याद करने के लिए आप क्या बोले कि हर चैप्टर में इक्वेशंस ऑफ मोशन जिसको कहते हैं, मतलब जिसमें क्या बोलते हैं ये वेलोसिटीज या एक्सेलरेशंस या डिस्टेंस या रेडियस या इस तरह की चीजें आपस में इन्वॉल्व हैं, तो वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में भी 3 इक्वेशन थी। फिर आपके सर्कुलर मोशन में भी एक्सेलरेशन की जो जाती इक्वेशन है वो 3 ही है, v स्क्वायर ओवर r ओमेगा स्क्वायर और v ओमेगा के हिसाब से 3 बनती हैं। हाँ, अगर आप इसकी बुनियाद पे जाएं तो आपके साथ वो थीटा v ओवर t भी तो बनती है, वो तो बिल्कुल ही बेसिक्स हो गई ना, मैं उसको तो नहीं, मैं तो अल्टीमेट इक्वेशन ही गिन रहा हूं। यहां पे भी अल्टीमेटली सिंपल हार्मोनिक मोशन में देखा जाए तो 3 इक्वेशन हमने बनाई हैं। एक बिल्कुल जनरल जिसको हम क्या कहते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, और 2 स्पेसिफिक, वन फॉर द सिंपल पेंडुलम
minus g upon L into x and one for the mass spring system that is minus k upon m into x. हाँ, इन तीनों में कॉमन क्या है? that x and that minus. जिस वजह से हम क्या कहते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन ये है कि एक्सेलरेशन शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स. क्या इस बात में किसी को परेशानी है जी? एनीवन? सो आई वुड लाइक के इसी सीक्वेंस में तीन इक्वेशनें करके अपने दिमाग में आप बिठाइए कि पिछले साल की भी एक्सेलरेशन की 3 इक्वेशनें हैं, फिर सर्कुलर मोशन में भी एक्सेलरेशन की 3 इक्वेशनें हैं, और फिर ये जो आपका ऑसिलेटरी मोशन या जिसको आप स्पेसिफिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं, इसकी भी 3 इक्वेशंस हैं. यहां तक अगर किसी ने मुझसे कोई सवाल पूछना है तो प्लीज आप हाथ खड़ा कर सकते हैं. एनीवन? नहीं जनाब? चलो जी, फिर हम आगे चलते हैं. फिर हमने यहाँ पर सिर्फ 3 तो नहीं पढ़ी ना, वो तो एएस का शुगल जस्ट 3 पढ़ो तो बहुत बड़ा कारनामा होता है. यहाँ तो हम फिर और भी बहुत कुछ मतलब कभी क्या बीच में इन्वॉल्व करते हैं, कभी क्या इन्वॉल्व करते हैं. डिस्प्लेसमेंट टाइम की इक्वेशन अलग है, वेलोसिटी टाइम की इक्वेशन अलग है, एक्सेलरेशन टाइम की इक्वेशन अलग है, एनर्जीज की इक्वेशंस अलग हैं, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट की आपस की इक्वेशन. मैं तो जिसको 3 कह रहा हूँ, आपको खुश होने की जरूरत नहीं है कि पिछले साल भी 3 थी तो साल भी सिर्फ 3 है. वो एक्सेलरेशंस की जो इक्वेशन कहा जाता है जिसको, वो आप 3 उसको कह सकते हैं. बहरहाल यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की हमने इक्वेशन सर्कुलर मोशन में भी पढ़ी हैं, यहाँ पर भी पढ़ी हैं. और आपको एक चीज तो ऑब्वियस हो ही चुकी है कि सर इस साल के जो फिजिक्स का ट्रेंड है वो काफी टुवर्ड्स इक्वेशंस है. मतलब पिछले साल ओ लेवल का डिफरेंट होता है, वो फैला हुआ सिलेबस होता है, हर चीज थोड़ी थोड़ी डिस्कस करनी होती है, कुछ समझ आती है कुछ नहीं आती है. लेकिन हाँ, एएस और ए2 में फिजिक्स बड़े तरीके से डिजाइन की गई है कि एएस में टेक्निकलिटी के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है कि बच्चे की जो इंप्रूवमेंट है वो टेक्निकल इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा की जाए, उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन के ऊपर काम किया जाए कि यार उसको समझ आए यार ये कहानी क्या चल रही है, अगर मुश्किल कहानी हो गई तो क्या होगा. जब ए2 में आते हैं तो जब से हम ए2 में आए हुए हैं मुझे तो एक ही काम लगता है, मैं ए2 की फिजिक्स में मुझे लगता है पूरा साल ही क्या पढ़ाते रहो, इक्वेशन ड्राइव करो जी, इससे ये निकालो, उससे वो निकालो, उससे वो निकालो, उससे वो निकालो. बहुत कम पोर्शन ऐसा आता है जहां थियोरेटिकली पढ़ाना होता है. ठीक है जी. केमिस्ट्री में तो आप पढ़ाना ही थियोरेटिकल, वो तो हर साल ही थियोरेटिकली पढ़ाना होता है. लेकिन फिजिक्स में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे ए2 की फिजिक्स में स्पेसिफिकली थियोरेटिकल टीचिंग जो है वो बहुत कम है और इक्वेशंस वाली है, न्यूमेरिकल टीचिंग बहुत ज्यादा है. और आपके ऊपर भी लाजमी है कि अपना दिमाग को शिफ्ट मारें अभी कि सर जी हमारा दिमाग कैसे शिफ्ट होना है हमें. और ये एक्चुअल स्टाइल ऑफ द फिजिक्स है जिसको एक्चुअल में फिजिक्स कहते हैं, जो क्या बोलते हैं, आपने अगर कभी बचपन में कार्टून शार्टून देखे हो और आइंस्टाइन साहब को देखा हो विद द बोर्ड, तो बोर्ड के ऊपर क्या बना हुआ है कोई वो भाई पता नहीं कहां से, नहीं इतना शोगल नहीं है, ई इक्वल्स टू एमसी स्क्वायर नहीं. मैंने जो कार्टून्स देखे हैं बेटा, वो बोर्ड अजीब सा काला सा बोर्ड भर दिया इक्वेशनों से, उसने समझ ही नहीं आता था कौन सी इक्वेशन लिखी होती थी. नहीं, मैं वो क्या कह रहा हूं कि जब भी आप आइंस्टाइन की तस्वीर देखेंगे विद अ बोर्ड, यू विल नेवर सी वन इक्वेशन, यू विल सी अ ह्यूज नंबर ऑफ इक्वेशंस रैंडमली कनेक्टेड विद ईच अदर. तो वो बस ये मिसाल कहां से मेरे दिमाग में आ गई, बस ये बताना है कि फिजिक्स की जुबान क्या है. फिजिक्स की एक्चुअल जुबान इक्वेशंस है. फिजिक्स में जैसे हम अक्सर ना ओ लेवल को कहते हैं फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज. आपने भी ओ लेवल में पढ़ा होगा कि जब ए लेवल नहीं सर इट इज द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड द रिलेशनशिप. बट वो जो रिलेशनशिप है वो कहां से निकालना है, वो थ्रू इक्वेशंस ही निकालना है. तो फिजिक्स की जो एक्चुअल जुबान है वो एक्चुअल जुबान इक्वेशंस की ही है. यहां पर आपको ऑफ कोर्स फिजिकल फिनोमेना है, फिजिकल वर्ल्ड है, नजर आता है, समझ आता है, महसूस होता है, वी कैन रियली सी दोस थिंग्स जो हम पढ़ रहे हैं हमारे इर्द गिर्द के माहौल में. लेकिन जो पढ़ रहे हैं वो समझ भी आ रहा है, लेकिन हमें उसको समझना किस जुबान में है, हमें उसको इक्वेशंस की जुबान में समझना है, हमें उसको टर्म्स की, हमें उसको फिजिकल क्वांटिटीज की जुबान में समझना है और समझाना भी उसी जुबान में है. तो ये एक आर्ट है फिजिक्स का कि जो आपको अभी इस साल डेवलप करवाया जाएगा, ये करवाया जा रहा है, या होपफुली काफी हद तक आपको समझ आ गया होगा कि जी भाई आपसे पूछा जी यार ये प्रेशर क्या चीज होती है, तो आपको उसको समझाने की जरूरत नहीं है यार यूं करो ना, यूं करो तो प्रेशर होता है, तो वो मतलब भाई सीधा साधा फोर्स ओवर एरिया होता है या रो जीएच होता है, काफी है भाई, है जी. आपको अगर उसको क्या कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन समझानी है तो आपको ये नहीं कहना चाहिए वो एक एक्सट्रीम पोजीशन होती है, फिर एक मीन होती है, फिर उधर की एक्सट्रीम होती है, तो वहां से यूं जाता है तो फिर उधर जाता है, तो इनर्शिया यूं करता है. भाईजान a इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स होता है, काफी है. अब हमने किसी गरीब मस्कीन जो इल्म के मैदान का बिल्कुल ही नूरा था उसको तो नहीं समझाना ना, उसने तो नहीं पूछना किसी चार्ट वो क्या कहते हैं छली ले रहे हो रेडी वाला पूछे ओ भाई तुझे पता है सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है,
उसको तो नहीं बताना भाई ये क्या हो, हमने फिजिक्स सुनानी तो किसी फिजिसिस्ट को सुनानी, तो हमें उससे उम्मीद होनी चाहिए कि इसको पता होगा मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है जी। अगर उसने पूछा सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या, तो मैं कहूंगा a is proportional to minus x. तो if he knows what the question is, then he should know what I am answering him, ठीक है। तो यहां पे इस तरह की हमें जुबान के अंदर ट्रांसफॉर्म करना है खुद को। बहरहाल लेकिन पूरा साल तो एक ही, हर चैप्टर में कहीं ना कहीं थ्योरेटिकल मार्जिन भी डेवलप हो जाता है, कुछ जगहों पे वो इक्वेशंस की जगह थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप कराता है। तो जो थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग है इस चैप्टर में एक फिनोमेना है मेरे पास, दैट इज डैम्पिंग एंड रेजोनेंस। मैंने आज वो समझाने की कोशिश करनी है। मैं बस अपने इंट्रो में बता चुका हूं कि थ्योरेटिकल अप्रोच वो जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की अंडरस्टैंडिंग वाली वो खत्म, न्यूमेरिकल अप्रोच ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन की अंडरस्टैंडिंग वो खत्म, ग्राफिकल अप्रोच ऑफ, इसी तरह मैंने पिछले साल भी पढ़ाया था। अगर मैं आजकल भी एएस वालों को पढ़ा रहा हूं तो मैं उनको काइनेमैटिक्स पढ़ा रहा हूं, और उनको क्या पढ़ा रहा हूं, यही भाई कि थ्योरेटिकल अप्रोच ऑफ काइनेमैटिक्स क्या है, उसमें बेसिक टर्म सिखा रहा हूं। एक ही टर्म में फंसा हूं, किसमें, कि वेलोसिटी को डिफाइन करना है एज व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन को डिफाइन करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और वो पांडे कहीं के, ठीक है, उन्होंने भी सेशनल में फिर क्या लिखा है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कवर्ड ओवर टाइम, है लिखा तो सही है, गलत तो नहीं लिखा उन्होंने, ठीक है, लेकिन उन्होंने एक ट्रांजिशन होता है ओ लेवल से एएस में ट्रांजिट होने वाला जो फेज है, ठीक है, आपको उन पे हंसी और मुस्कुराहटें आ रही हैं, आप भी ऐसे ही थे, ठीक है। आपके साथ जितनी मैंने लड़ाई की, और खुदा की कसम इतनी लड़ाई नहीं कर रहा मैं आपके जूनियर्स के साथ, ठीक है जी। तो उनका थोड़ी लड़ाई चल रही है, आपके साथ मैंने बहुत ज्यादा लड़ाई की आपके ये लफ्जों को ठीक करने के लिए, लेकिन शुक्र है काफी बेहतरी है अभी, ठीक है, और अगर बेहतरी ना हो तो फिर मुसीबत हो जाएगी बहुत ज्यादा। अच्छा, कहने का मकसद ये है, पता नहीं मैं क्या कहानी सुना रहा था, कि उनको भी वही पहले थ्योरेटिकल अप्रोच पढ़ाओ, तो फिर न्यूमेरिकल अप्रोच पढ़ाओ, तो फिर ग्राफिकल अप्रोच पढ़ाओ। वहां ग्राफ भी बड़ा टेक्निकल होता है समटाइम्स, मतलब उनका वो, चलो थ्योरेटिकल अप्रोच पे हम हंसी उड़ा सकते हैं कि सर जी क्या थ्योरी पढ़ाई है आपने, वहां कुछ भी नहीं पढ़ाया, ठीक है। इक्वेशन में भी कौन सी को तीर मारा आपने, 3 इक्वेशनें पढ़ाई हैं, ठीक है, यहाँ इक्वेशनें पढ़ के दिखाए ना, वो हमें तो पता चल जाएगा उनको। लेकिन ग्राफ में आपको एक बात बताऊं, उनके ग्राफ में जब आप पिछले साल ग्राफ देते थे तो बड़ा अजीबो गरीब सा, कभी किसका ग्रेड डिक्रीज हो रहा है तो कभी किसका ग्रेड इंक्रीज हो रहा है, वो स्पीड टाइम है कि वेलोसिटी टाइम है कि डिस्टेंस टाइम है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम है कि एक्सेलरेशन टाइम है कि मोमेंटम टाइम है कि फोर्स टाइम है, वो बहुत कुछ आगे पीछे कर तो एक वक्त में एट दैट स्टेज उसको भी मैनेज करना आसान काम नहीं था कि जनाब साहब किसका ग्रेडियंट किसके बराबर है तो किसका एरिया किसके बराबर है। आप शुक्र मनाएं कि मैंने आपको जो ग्राफ्स पढ़ाए हैं वेव्स वाले, ये मैंने आपको ग्रेड से नहीं समझाए, ठीक है, आप इस बात का शुक्र मनाएं कि वैसे अगर हम इसका एक एक पॉइंट का, मैंने किसी का लेक्चर में शायद डिस्कस किया भी था कि इसका ग्रेड लोगे तो ये बनेगा, इसका ग्रेड, मैंने 2 काम कर लिए। मैंने बायो के लिए बहुत आसान काम कर लिया कि पॉइंट्स ड्रॉ कर लो भाई, मतलब इसका पॉइंट इधर है, इसका पॉइंट इधर है, सिंपल पेंडुलम बनाओ, टाइम इधर से स्टार्ट होता है तो डिस्प्लेसमेंट्स प्लॉट कर लो, या वेलोसिटीज प्लॉट कर लो, या इवन एनर्जीज प्लॉट कर लो। तो बायो वालों को तो कसम से आसान काम हो गया कि जिस भी चीज का ड्राइंग बनाना है उसका सिंपल पेंडुलम या मास स्प्रिंग सिस्टम लेते हैं, देखते हैं टाइम जीरो कहां से स्टार्ट हो रहा है। अगर बिल्कुल किसी तरह एक सवाल था, स्प्रिंग को खींच कर छोड़ा तो टाइम यहां नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट से स्टार्ट हो रहा है ना, तो भाई वो ड्राइंग बना ले, पॉइंट्स देख ले, वहां से देख ले कहां क्या डिस्प्लेसमेंट है, कहां क्या वेलोसिटी है, और पकड़ के ग्राफ बना, बात खत्म। अच्छा, मैथ्स वालों के साथ हमने बहुत तीर मार दिया कि भाई तुम क्या करो, डिफरेंशिएशन सीखो, उसकी पहले वाली इक्वेशन देख लो कौन सी वाली है, साइन वाली है तो डिफरेंशिएट करके कॉस बना देना, कॉस वाली तो माइनस साइन बना देना। लेकिन अगर पहली वाली ही माइनस कॉस की है तो खैर कोई बात नहीं, माइनस को माइनस रहने देंगे, कॉस को करेंगे माइनस साइन हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस साइन हो जाएगा। अच्छा, लेकिन दरमियान का भी एक रास्ता था वैसे, ये तो बहुत आसान होगा, बिल्कुल सिंपल पॉइंट्स प्लॉट करने वाला, द इजीएस्ट वे, डिफरेंशिएशन वाला बिल्कुल वो मैथमेटिकल वे। दरमियान में भी एक रास्ता है जो मैथ्स वालों को भी समझ आना चाहिए और बायोलॉजी वालों को भी समझ आना चाहिए। कौन सा, कि मैं एक ग्राफ बना देता हूं डिस्प्लेसमेंट टाइम वाला, उसके हर पॉइंट का ग्रेडियंट ऑब्जर्व करके आप क्या बना दें, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बना दें, फिर वेलोसिटी टाइम के हर पॉइंट का ग्रेडियंट ऑब्जर्व करके आप एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ बना लें। ये भी किया जा सकता है, और जितने भी मैंने ग्राफ्स बनाए हैं आप उन सब के ऊपर एक कॉन्सेप्ट अप्लाई करें तो बड़े आराम से अप्लाई होता होगा। मुझे लगता है मैंने किसी एक आधे लेक्चर में या किसी एक आधे सवाल में एक ग्राफ के ग्रेडियंट को देखकर दूसरा ग्राफ बनाया होगा, अदरवाइज मुझे उस वक्त समझाते हुए ये आसान लगता है कि बायोलॉजी वालों को क्या बोल दूं, उन्हें बोलूं भाईजान क्या करो, पॉइंट्स देख लो, इस पॉइंट पे ये हो रहा है, तो ज्यादा आसान है, मतलब समझाना आसान है, ठीक है।
और समझना भी आसान है। मैथ्स वालों को क्या बोल दूं, उनको मैथ्स आनी चाहिए, उनको साइन कॉस, बेशक मैंने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, वो एक वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर मैंने दिया हुआ था, वहां से देख लें साइन की डिफरेंशिएशन क्या होती है, कॉस की क्या होती है। मेरा जब मैथ्स आएगा तो मैं वहां पे दोबारा भी समझा दूंगा कुछ ना कुछ। बहरहाल कहने का मतलब ये है कि दोनों लेवल्स हैं, इस चीज को अंडरस्टैंड करना कि थिंक टैंक हमसे क्या करवाना चाह रहा है। ये बड़ा जरूरी है कि हमें वो किस राह पर लेके जा रहा है, हमें क्या समझाना चाह रहा है, क्या किस तरह का सिलेबस डिजाइन हुआ है, तभी हम उतना मेच्योर हो सकते हैं जितना वो हमसे डिमांड करता है। बहरहाल मेरे पास भी एकदम से बात छोटी सी समझानी होती है, पता नहीं मैं कितना घंटा लगा देता हूँ। भाईजान मैंने डैम्पिंग स्टार्ट करनी है। मैंने क्या बताना था, मैंने सिंपल ये बतानी थी कि इक्वेशन पढ़ा पढ़ा के थक गया हूँ, क्या करना है, थोड़ी सी थ्योरी भी सुनानी है। किसी फिनोमेना को कहते हैं थ्योरेटिकली अंदर एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। तो मैं समझाना चाह रहा था कि इक्वेशन ही नहीं है, हाँ है, मेजॉरिटी क्या है टू में, फिजिक्स में इक्वेशंस ही है, हर चैप्टर में इक्वेशंस के तरीके से काम करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा टॉपिक आ जाएगा कि जिसके बारे में वो कहता है भाईजान क्या कर लो इक्वेशंस के थ्रू, अगर नहीं भी करते हो, लेकिन मैं फिर भी क्या करूंगा, मैं उसको भी इक्वेशंस के थ्रू कहीं ना कहीं एंगेज करने की कोशिश करूंगा। वो डिमांड करे ना करे, मैं कोई ना कोई इक्वेशन उसके ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करूंगा। खैर बात, मैं इसके बैकग्राउंड इंट्रोडक्शन से को खत्म करता हूं और मैं अपने अगले टॉपिक की तरफ जाना चाहता हूं। मेरा अगला टॉपिक क्या है जनाब साहब, दो मेरे पास टॉपिक्स हैं, एक डैम्पिंग और एक रेजोनेंस। मैं उन दोनों में से सबसे पहले डैम्पिंग वाला फिनोमेना आज के लेक्चर में स्टार्ट करूंगा जी। आप प्लीज अगले पेज पे या एक्स्ट्रा अलग से हेडिंग देंगे, पिछले टॉपिक को तोड़कर, पिछले टॉपिक को बिल्कुल वाइंड अप करके नेक्स्ट हेडिंग दीजिए हमारी डैम्पिंग। देखें, एंड दिस इज नॉट अ न्यू टॉपिक, आई बिलीव ये लफ्ज इस्तेमाल होता रहा है पिछले लेक्चर्स के अंदर, जब आप ये सोचते रहे हैं कि सर अगर सिंपल पेंडुलम के अंदर क्या बोलते हैं हवा में हुआ तो क्या होगा। मतलब ये बात मुझसे 2-3 दफा पूछी गई है कि सर आप ये क्या कहते हैं ऑसिलेट करवा रहे हैं, ये विद एयर है या विदाउट एयर है, ठीक है। और ये वैसे ही टॉपिक है जैसे पिछले साल भी था, विद एयर फिनोमेना और एक विदाउट एयर फिनोमेना। हाँ बिल्कुल वैसा तो नहीं होगा, उसकी अपनी हिसाब किताब है, इसका अपना हिसाब किताब है। वैसे ना मुझे उसका हिसाब किताब बताएं, क्या था वहां पे विद एयर विदाउट एयर? इट वाज फ्री फॉल मोशन विद एयर एंड विदाउट एयर, एंड दैट फ्री फॉल मोशन विदाउट एयर वाज क्या? इट वाज सेड टू बी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, जिसमें a वाज इक्वल टू g एंड g वाज इक्वल टू या तो 9.81 के साथ आप प्लस लगाते हैं कि माइनस लगाते हैं, ये डिपेंड करता था कि आप ऊपर फेंक रहे हैं कि नीचे फेंक रहे हैं, या उसको स्केलर तरीके से सॉल्व कर रहे हैं या उसको वेक्टर तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। मैं इन्हीं दो जुमलों के ऊपर इक्तफा करूंगा, इससे ज्यादा बात नहीं करना चाहता। बहरहाल वहां पे भी जब फ्री फॉल मोशन विद एयर आया था तो मुझे नहीं लगता उसका न्यूमेरिकल सॉल्व किया आपने कभी, क्या फ्री फॉल मोशन को न्यूमेरिकली आपने सॉल्व, क्योंकि उसकी न्यूमेरिकल इक्वेशन नहीं बनाते हम, बनाए भी तो हम अल्टीमेटली क्या कहते हैं सर वो एंड पे क्या होता है पता नहीं, डाउनवर्ड उसका वेट होता है, अपवर्ड उसकी फ्रिक्शन होती है, वेट उसका कांस्टेंट होता है, फ्रिक्शन उसकी वक्त के साथ साथ, क्योंकि स्पीड ज्यादा होती है तो फ्रिक्शन ज्यादा, क्या चीज ज्यादा होती है, ये जुमला मैंने आज इस्तेमाल करना आज के लेक्चर में भी, स्पीड ज्यादा होती है तो एयर फ्रिक्शन भी ज्यादा होती है। तो पिछले साल यही टॉपिक था ना कि स्पीड के ज्यादा होने से एयर फ्रिक्शन क्या होती थी, ज्यादा होती जाती थी। तो अगर मैं कहूं स्पीड कम हो गई तो फिर एयर फ्रिक्शन क्या हो जाएगी, तो आज के टॉपिक में शायद क्या होगा, स्पीड वक्त के साथ साथ कम होती जाएगी तो फ्रिक्शन का इंपैक्ट भी वक्त के साथ साथ कम होता जाएगा। फिर मैं इसको बाद में करता हूं, आप बस अपने दिमाग में पिछले साल के टॉपिक में से ये जुमला दिमाग में रखिएगा कि एयर फ्रिक्शन और स्पीड इनका आपस में कोई डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी था। हाँ हमने इनकी इक्वेशन बनाकर याद किया था कि नहीं किया था, मुझे इतना पता मैंने लिखवाया जरूर था, फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, बल्कि नहीं मैंने कहा फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर या फ्रिक्शन इज इक्वल टू kv स्क्वायर। हालांकि सिलेबस में इक्वेशन थी नहीं, मेरे नोट्स में आपको फिर भी मिलेगी कहीं ना कहीं कि जो एयर फ्रिक्शन है उसकी इक्वेशन या प्रोपोर्शनैलिटी क्या है। सिलेबस वाला कहता था यार आप इक्वेशन ना बनाना, आप उसको थियोरेटिकली एक्सप्लेन कर देना कि स्पीड के ज्यादा होने से फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है, और बस वहां से आगे क्या करना, एक वक्त आता है कि फ्रिक्शन इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो वेट के बराबर हो जाती है, नेट फोर्स क्या हो जाती है वो जीरो हो जाती है, एक्सेलरेशन क्या हो जाती है वो भी जीरो हो जाती है, और स्पीड क्या हो जाती है वो कांस्टेंट हो जाती है। उसको हम क्या कहते थे,
टर्मिनल वेलोसिटी टाइप। लेकिन हमने टर्मिनल वेलोसिटी की एक दोबारा बता रहा हूं इक्वेशन नहीं बनाई, उसको हमने न्यूमेरिकली अंडरस्टैंड क्या किया था, ग्राफिकली, हाँ या तो थियोरेटिकली किया होगा या फिर ग्राफिकली किया होगा, तो उसका ग्राफ हम एक बनाते थे कि पता नहीं हॉरिजॉन्टल। बिल्कुल वैसे ही आज भी जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाना चाहता हूं जिसमें मैं फ्रिक्शन को इन्वॉल्व करूंगा, स्पीड को इन्वॉल्व करूंगा, इसको भी मैं क्या करूंगा बेटा जी, मैंने इसको भी या थियोरेटिकली पढ़ाना है या बहुत हुआ तो मैं इसका ग्राफ ड्रॉ कर दूंगा। हाँ, इक्वेशन का जहां तक इन्वॉल्वमेंट है वो मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूर करूंगा, सिलेबस की डिमांड के लिए नहीं करूंगा जी, ठीक है। अच्छा, अब होना क्या है, वहां तो सीधी सीधी ऑब्जेक्ट नीचे आ रही है ना, सीधा सीधा नीचे आ रहा है, स्पीड ज्यादा हो रही है, उसका क्या बोलते हैं, स्पीड के ज्यादा होने से फ्रिक्शन भी ज्यादा हो रही है, फ्रिक्शन के ज्यादा होने से वो नेट फोर्स कम हो रही है, नेट फोर्स के कम होने से एक्सेलरेशन कम हो रही है। अब यहां तो सीधा सीधा नीचे नहीं आ रहा, यहां तो क्या हो रहा है, यहां तो वो ऑसिलेट कर रहा है, उसमें तो ऑलरेडी उसकी स्पीड कभी कम और कभी ज्यादा हो रही है। वहां तो ऑलरेडी, यहां तो स्पीड का अपना एक, वहां तो स्पीड क्या थी, एक ही स्टेप था, इंक्रीजिंग एट मतलब अगर एयर ना हो तो इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट। अगर एयर है तो उसको क्या होता है, स्पीड को, वो एक फिनोमेना। यहां क्या हो रहा है, यहां ऑसिलेशंस हो रही हैं, यहां सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रही है, यहां पे ऑब्जेक्ट एक्सट्रीम से मीन और मीन से एक्सट्रीम और एक्सट्रीम से मीन इस तरह से मूव कर रहा है। उसकी डिस्प्लेसमेंट भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेरी कर रही है, उसकी वेलोसिटी भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेरी कर रही है, उसकी एक्सेलरेशन भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेरी कर रही है, तो पहले से वेरी कर रही है। अच्छा, अगर वो पहले से भी वेरी कर रही हैं तो अब अगर एयर आ गई, एयर फ्रिक्शन अगर आ गई तो क्या होगा, देखेंगे कि किस किस चीज पर फर्क पड़ेगा और किस किस चीज पर फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जनाब साहब, मेरा आपसे एक सवाल है, आप बता दें मुझे कि ऑसिलेशंस हो रही हैं और एयर फ्रिक्शन मौजूद है, नॉट एज अ रिस्टोरिंग फोर्स बट एज अ रेजिस्टिव फोर्स। व्हाट जनाब, वैसे इसके ऊपर मैंने लास्ट टाइम को बात की हुई है कि दोनों का नाम आर से स्टार्ट होता है, एक होता है आर रिस्टोरिंग फोर्स, एक आर कौन सा है, रेजिस्टिव फोर्स। मैं रिस्टोरिंग फोर्स की बात कर चुका हूं जितनी करनी थी। सिंपल पेंडुलम के केस में रिस्टोरिंग फोर्स वाज द वेट का कोई कंपोनेंट, एंड द मास स्प्रिंग सिस्टम में रिस्टोरिंग फोर्स वाज इट वाज द टेंशन और द कंप्रेशन इन द स्प्रिंग और द स्ट्रिंग। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूं रेजिस्टिव फोर्स की, किसकी, व्हाट इज माय, और रेजिस्टिव फोर्स में सिंपल पेंडुलम भी हवा में घूमेगा तो एयर क्या होगी, एयर विल बी द रेजिस्टिव फोर्स। अब एयर करेगी क्या, मैं पहले आपकी इमेजिनेशन को एक्सप्लोर करना चाहता हूं कि आप में से आपको किस किस को क्या क्या लगता है कि एयर ने सिंपल हार्मोनिक मोशन को कैसे चेंज करने की या कैसे इफेक्ट करने की कोशिश करनी है। आई वुड लाइक यू टू रेज योर हैंड्स जिसके दिमाग में जो जो ख्याल आता है। जी भाई, हाँ, वो कहते हैं सर एक काम तो ये होगा कि एयर ने जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, लाइक अगर पहला ऑसिलेशन हुआ है यहां से यहां तक, तो एयर ने उसको क्या करना है, एयर ने उसको रेजिस्ट करना है, एयर ने उसकी मूवमेंट को रेजिस्ट करना है। और कहते हैं सर जी मूवमेंट को रेजिस्ट करने का सबसे पहला इंपैक्ट किस पर आएगा, सबसे पहला इंपैक्ट वो कहते हैं सर जी वक्त के साथ साथ उसका एम्पलीट्यूड, एक्स नॉट एम्पलीट्यूड को बोला आपने, सर जी उसका एम्पलीट्यूड जो है वो कम हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बोला जनाब साहब आपने। और इसकी सबसे क्लासिकल एग्जांपल वो जो हमने पार्क में कभी झूला लिया है तो क्या होता है, झूले का जो पहला स्विंग है उसका एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा है और अगर आप उसको दोबारा पुश ना करें, दोबारा उसको फोर्स ना लगाएं तो वक्त के साथ साथ उसका जो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन है वो कम होता जाएगा। दूसरी एग्जांपल आपकी इसका एएस का प्रैक्टिकल है। एएस के लैब के अंदर आपने क्या किया होगा, कभी ना कभी ऑसिलेशन वाला प्रैक्टिकल किया होगा। तो क्या होता है, वो ऑसिलेशंस डाई आउट, ये टर्म आपने पिछले साल कहीं पढ़ी होगी क्या, उसके अंदर प्रैक्टिकल के अंदर कि ऑसिलेशंस डाई आउट हो गई हैं, या उसको डाई आउट बोलते हैं, प्योर फिजिक्स में कहते हैं ऑसिलेशंस डैम्प हो गई हैं। क्या हो गई, डैम्प्ड आउट हो गई हैं। और डैम्प्ड आउट का मतलब ये कि जी वक्त के साथ साथ उनका एम्पलीट्यूड क्या हो गया है, कम हो गया है। ठीक है फातिमा, आप कुछ एक्स्ट्रा इसमें बताना चाहती हैं? हाँ, तो उन्होंने कहा सर जी असल में आप इसको, एक बच्चे ने उसका डिस्प्लेसमेंट रिलेट किया कि डिस्प्लेसमेंट कैसे रिलेट हुआ कि सर उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है उसका एम्पलीट्यूड जो है उसका स्पैन ऑफ वाइब्रेशन कम होगा। और दूसरे बच्चे ने कहा सर जी इसका मतलब ये है कि उसकी टोटल एनर्जी, हाँ वो तो टोटल एनर्जी तो चलो सारा कुछ मिला लें अगर, वो तो कांस्टेंट रहती है, लेकिन अगर उसकी मैक्सिमम काइनेटिक की बात की जाए या उसकी मैक्सिमम जीपीई की बात की जाए तो वो कांस्टेंट
नहीं रहेगी, वो हर लम्हे फ्रिक्शनल इफेक्ट्स की वजह से थर्मल एनर्जी में डिसिपेट होती रहेगी। क्या होगा जनाब साहब? ये जो डिसिप, एक और भी है, एक था डैम्ड आउट, एक था डाई आउट, एक है डिसिपेट आउट। तो डिसिपेट का वर्ड भी इसी खाते में कहीं ना कहीं आता है, लेकिन डिसिपेट का वर्ड हम ज्यादा कब इस्तेमाल करते हैं? जब एनर्जी का जिक्र होता हो कि जी एनर्जी कहीं डिस्पेंस हो गई है, डिस्पेंस नहीं, डिसिपेट ही हो गई है। ठीक है जी, तो डिसिपेट मतलब कहीं जाया होने वाली हो ना, तो हम तब ये डिसिपेट वाला वर्ड इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल ठीक है जनाब साहब, ये जुमला भी ठीक है कि एनर्जीज में कहीं ना कहीं जो उसकी टोटल एनर्जी है वो तो अगर उस हिसाब से कि काइनेटिक भी ऐड करो, पोटेंशियल भी ऐड करो, और जो थर्मल में एनर्जी वेस्ट हो रही है उसको भी ऐड ही कर दो, तो टोटल वाली तो मैं लाइन अभी भी हॉरिजॉन्टल लगाऊंगा। लेकिन जो काइनेटिक वाला ग्राफ है वो हमेशा अपने पीक पर, मतलब उसको नहीं टच करेगा। क्या होता जाएगा? हर अगली ऑसिलेशन में जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हो क्या होती जाएगी? और कम होती जाएगी। या अगर आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वाला, जो भी पोटेंशियल वाला ग्राफ बनाते हैं, वो भी हर अगली ऑसिलेशन में अपने टोटल एनर्जी के पीक को टच ठीक हो गया। सो मैं देखना चाहता हूं कि मैंने डैम्पिंग में स्टार्ट एनर्जी से लेना है, ये स्टार्ट जो है वो क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट से लेना है। तो आपको मालूम है एनर्जी तो हमारी आखिरी टर्म होती है, पहली टर्म तो हमारी डिस्प्लेसमेंट वाली होती है। तो मैं डैम्पिंग को डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से ही डिफाइन करने की कोशिश करूंगा। क्या चीज है जनाब ये डैम्पिंग? ये वो एक फिनोमेना है जिसमें क्या होता है, वैसे तो एनर्जीज का ही मसला है, लेकिन जो इंपैक्ट सबसे पहले नजर आता है वो हमें डिस्प्लेसमेंट नजर आती है, ये एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता हुआ नजर आता है। तो प्लीज इसको डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज दिस फिनोमेना। देखिए ये सब फिनोमेना इन विच it's a phenomena in which the amplitude of oscillating system decreases the amplitude of oscillating system decreases, a phenomena in which the amplitude of oscillating system decreases। अगर आप इसको आसान लफ्जों में लिखना चाहते हैं तो जैसे लिखते हैं, ब्रैकेट में लिखें ऑसिलेशंस डाई आउट, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग सिस्टम डिक्रीजेस का मतलब क्या है? ऑसिलेशंस डाई आउट। ब्रैकेट क्लोज कीजिए। अ फिनोमेना इन व्हिच द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग सिस्टम डिक्रीजेस ड्यू टू व्हाट? वो ड्यू टू को मैं एनर्जी इन्वॉल्व कर देता हूं बीच में। ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू द लॉस ऑफ लॉस या डिसिपेशन, ड्यू टू द लॉस या डिसिपेशन, दोनों वर्ड्स लिख दीजिए। ड्यू टू द लॉस भी लिखिए या डिसिपेशन भी लिखिए। लॉस या डिसिपेशन ऑफ व्हाट? कौन सी एनर्जी? मैकेनिक। यहां टोटल को क्या कहते हैं हम? टोटल को तो हम कुल मिला के मैकेनिकल कहते हैं, उसके अंदर काइनेटिक भी है तो पोटेंशियल भी, लेकिन जनरली इसको क्या कहेंगे? तो मैं कहूंगा ड्यू टू लॉस या डिसिपेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ड्यू टू लॉस या डिसिपेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इनटू व्हाट? इनटू सर वो भी फिर मैकेनिकल एनर्जी नहीं, वो मैकेनिकल तो नहीं होती। मैकेनिकल में प्योरली दो ही होती हैं, या मैकेनिक्स वाली, मैकेनिक्स क्या होता है, या काइनेटिक होता है या पोटेंशियल होता है। ठीक है, तो जो असल एनर्जी थी मैकेनिकल थी, अब वो मैकेनिकल एनर्जी डिसिपेट हो गई या लॉस हो गई किसके अंदर? असल में नो, इट्स नॉट ऑलवेज थर्मल, नहीं ठीक है, साउंड और हीट दोनों को मिलाकर थर्मल ही कहता हूं मैं। अब ये तो आगे सवाल वाले पे बेस करता है कि वो जो डिसिपेटर लगाएगा, ये जो डैम्पर लगाएगा, ये जो रेजिस्टिव फोर्स लगेगी, क्या वो सिर्फ एयर होगी? ये तो आगे अब उसका वो काम है ना, हमारे सिलेबस का काम है कि वो किधर किधर हमें लेके जाता है। हाँ, जनरल बात तो ये है, अगर मैं एयर को इन्वॉल्व करता हूं एज द रेजिस्टिव फोर्स तो आई थिंक यस, आप सही कह रहे हैं, थर्मल में डिसिपेशन होएगा। लेकिन मुझे एक और फिनोमेना याद आता है, आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक चैप्टर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक चैप्टर है जिसमें उसने ये वाली सिचुएशन डाली हुई है, और वहां वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में डिसिपेट कराता है। कराने को वो क्या कराता है? डिसिपेट। हम क्या करेंगे? उस एनर्जी का इस्तेमाल करके हम उसमें से बिजली निकाल लेंगे। ठीक है, खैर क्या होगा क्या नहीं होगा मैं भी उस तरफ नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ एक मिसाल इसलिए देना चाहता था, आई डोंट वांट टू राइट सिंपली, मैं सिर्फ थर्मल एनर्जी लिखना चाहता, मैं इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी लिखना चाहता हूं, और इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में अगर आप फ्रिक्शन का जिक्र कर लें तो मैं थर्मल लिख दूंगा। क्या करूंगा जी? अगर आप फ्रिक्शन का
स्पेसिफिकली कैटेगोरिकली जिक्र अगर हम करना चाहते हैं तो मैं क्या करूंगा, तो मैं थर्मल लिखूंगा। जनरली मैं क्या लिखूंगा, जनरली मैं अदर फॉर्म्स लिखूंगा। तो मेरा जुमला क्या डेवलप हुआ, इट्स अ फिनोमेना इन व्हिच द बुनियादी तौर पर तो एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेटिंग सिस्टम डिक्रीजेस ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू द लॉस और डिसिपेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अच्छा, अब ये जो अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है इसके आगे ब्रैकेट में लिखें कि अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में किसको कह रहा हूं, दैट कैन बी हीट, साउंड और थर्मल एनर्जी, दैट कैन बी हीट, साउंड और हीट और साउंड को मिलाकर थर्मल बोलते हैं, दैट कैन बी हीट, साउंड, दैट कैन बी हीट एंड साउंड और थर्मल एनर्जी, दैट कैन बी हीट एंड साउंड और हीट एंड साउंड or thermal energy if the what, if the resistive force is क्या, if the resistive force is frictional force of the medium, if the resistive force is the frictional force या frictional effect of the medium, if the resistive force is the frictional force of the medium, एक ही बात है यार जी। तो भाईजान क्या मैंने कहा है, आप इस जुमले पे देखते हैं कि मैंने किस किस चीज का जिक्र किया है। सबसे पहले अंडरलाइन करें किस लफ्ज को जी, हमने कहा फिनोमेना इन व्हिच एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेटिंग सिस्टम डिक्रीजेस। पहले आपने एक लफ्ज लिखा होगा ऑसिलेशंस डाई आउट, लेकिन ये बहुत ऑर्डिनरी वर्ड है, जो हमारा स्पेसिफिकेशंस का वर्ड है वो ऑसिलेशंस डाई आउट नहीं है। वो कौन सा लफ्ज है जी, वो यही है एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस। कौन सा जी, प्लीज अंडरलाइन द वर्ड, डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड या एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस। एक मैं इसके ऊपर कोई ना कोई बात करूंगा जी, a phenomenon in which the amplitude of the oscillating system decreases, क्यों जी, due to what, due to the dissipation of mechanical energy। अगली बात क्या होगी, dissipation of mechanical energy into what, into other forms of energy। इसमें अगर आप गौर करें, जैसे आपने अंडरलाइन करना है कि डिसिपेशन का मतलब क्या था, मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या है और अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है। डिसिपेशन का मतलब तो बड़ा ऑब्वियस है, डैम्पिंग से डिसिपेशन या डाई आउट या क्या डिक्रीज समथिंग, मतलब आप देख सकते हैं ये डैम्पिंग की डेफिनेशन में कितनी दफा डी आ रहा है कि मैं एम्पलीट्यूड के डिक्रीज की बात कर रहा हूँ, एनर्जी के डिसिपेट की बात कर रहा हूँ, यू नो, या ऑसिलेशंस के डाई आउट करने की बात कर रहा हूं। तो ऑल दोस डी वर्ड्स आर कमिंग है कि जनाब साहब ऑसिलेशंस डाई आउट हो रही हैं, एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है, एनर्जी डिसिपेट हो रही है, क्या था जी, क्या करो, डैम्पिंग हो रही है। जिसको मसला इस बात से, तो जनरल वर्ड इज नॉट डिसिपेशन, जनरल वर्ड इज नॉट डाइंग आउट, जनरल वर्ड इज नॉट डिक्रीजिंग, द जनरल वर्ड इज डैम्पिंग। तो डैम्पिंग का लफ्ज जो है वो हमारा सिलेबस वाला इस्तेमाल करता है इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, क्योंकि डिक्रीज होना तो कुछ भी हो सकता है, डिसिपेट होना किसी भी फिनोमेना में हो सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं, तीसरा लफ्ज क्या बोला है, डाई आउट, ये तो कुछ, लेकिन यहाँ जो लफ्ज डैम्पिंग इस्तेमाल किया गया है ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, ये ऑसिलेशंस के लिए है। ये लफ्ज और कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं होता जी फलानी चीज डैम्प हो गई है, ठीक है जी। ये डैम्पिंग का फिनोमेना हमारे सिलेबस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स हर जगह पे सिर्फ किस इस्तेमाल होगा, सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर में ऑसिलेशंस के लिए, इसलिए ये लफ्ज ज्यादा कैटेगोरिक है, इसको हम कैरी करेंगे। तो क्या करेंगे जी, इट्स अ फिनोमेना इन व्हिच द एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग सिस्टम, ये बड़ा जरूरी था, एम्पलीट्यूड ऑफ हर सिस्टम की एम्पलीट्यूड, तो ऐसा एम्पलीट्यूड होता ही किसका है, तो होता ही ऑसिलेटिंग सिस्टम का है। तो मैंने तो डेफिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात ही क्या लिखी है, एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है, एम्पलीट्यूड किसी और चीज का होगा ही नहीं, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड ऑफ क्या, ऑसिलेटिंग सिस्टम डिक्रीज कर रहा है ड्यू टू क्या, ड्यू टू द डिसिपेशन ऑफ मैकेनिकल। अच्छा, डिसिपेशन के साथ मैं क्या लिखना चाह रहा हूं, आई होप आपने लिखा होगा लॉस। अच्छा, क्योंकि ये डिसिपेशन वैसे एक से दूसरे में नहीं, उसको डिसिपेशन नहीं कहेंगे, वो कन्वर्जन होती है। डिसिपेशन का लफ्ज बड़ी तरीके से इस्तेमाल होता है, वेस्ट वाला कन्वर्जन, एक होता है नॉर्मल कन्वर्जन, वो तो हो रही है कैनेडा से पोटेंशियल से कैनेडा में कन्वर्ट हो रहा है,
उसको हम इंटर कन्वर्जन कहते हैं, ठीक है, यस जस्ट कन्वर्जन कहते हैं। लेकिन जब कन्वर्ट किस में हो रहा हो, जो जाया हो रहा हो, जो जाया होने वाला कन्वर्जन है, उसके लिए लफ्ज क्या है, उसके लिए लफ्ज डिसिपेशन है, डिसिपेट हो रहा है, ठीक है। सो मैंने एक और समझ लिया, डिस्पेंस हो रहा है। डिस्पेंस होने का वर्ड भी यहाँ पर इस्तेमाल होता है, लेकिन वो भी अच्छे इस्तेमाल में कहते हैं डिस्पेंस हो रहा है। डिसिपेट का वर्ड कैटेगोरिकली किस इस्तेमाल के लिए होता है, जब वो वेस्ट वाला कन्वर्ट होता है। तो इसलिए आप यहाँ पे इन लफ्जों का बड़ा ख्याल रखना है, और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमें यही सिखाया जा रहा है कि लफ्जों का ख्याल रखें, पहले तोलें फिर बोलें, नहीं पहले सोचें फिर तोलें फिर बोलें। खैर जो भी उर्दू की मिसाल है इस पर फिट होती है, यहाँ पर हमें करनी चाहिए। सो वही हमसे साइंसदान भी डिमांड करते हैं कि बचपन में कुछ भी लिखोगे तो तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा, तुम्हें नंबर दे दिए जाएंगे। जैसे जैसे तुम बड़े होगे तुम्हें अपने लफ्जों का इस्तेमाल सही तरह से करना आना चाहिए, क्योंकि लफ्ज जो हैं वो बड़े मायनी खेज होते हैं, उनका एक असर होता है, उनका जो है वो असर जो है वो कायम और दायम रहना चाहिए। तो लफ्ज जो है वो इंसान का सबसे बड़ा कमाल है। इंसान को अगर अल्लाह ने बनाया तो आप में और जानवरों में एक बहुत बड़ा फर्क है कि उनको अल्लाह ने लफ्ज अता नहीं किए, उनको अल्लाह ताला ने वो उतना दिमाग, उतनी अकल नहीं अता की कि वो लफ्ज क्रिएट कर सकें जिनके प्रॉपर मीनिंग्स हों। उनको एक पर्टिकुलर साउंड दिया, बस हर जानवर को एक एक साउंड दिया, हम उस जानवर को उसकी साउंड से पहचान जाते हैं, ठीक है। कुछ की साउंड जो है कानों को अच्छी लगती है, कुछ की साउंड जो है वो कानों को अच्छी नहीं लगती है, ठीक है। तो वो कौन सी साउंड है जो कानों को अच्छी लगती है, कौन सी नहीं लगती, ये आपको मालूम है। लेकिन जो अगली बात है, इंसान वाली बात है, वो बड़ी ज़रूरी है कि अल्लाह ने इंसान को जो ये ज़ुबान तख्लीक करने का गुर दिया ना, वैसे तो पूरी कायनात में अल्लाह ही क्रिएटर है, अल्लाह ही सब कुछ क्रिएट करता है, लेकिन अल्लाह ने हमें क्रिएट करके हमें भी कुछ क्या कर दिया है, हमें भी कुछ क्रिएट करने का एक हुनर दे दिया है, या हमें भी क्रिएट करने की एक छोटी सी ताकत दे दी है। और उसमें हम सबसे ज़्यादा क्या क्रिएट करते हैं, आई बिलीव ये जो लफ्ज़ इंसानों ने क्रिएट किए हैं, जो लफ्ज़ अल्लाह ने इंसान को सिखाए हैं, या इंसान ने आगे मुख्तलिफ ज़ुबानें बनाई हैं, ये उसका बहुत बड़ा आर्ट है, ठीक है। हाँ कुछ सिखाया जा रहा था। बहरहाल मैं किस लफ्ज़ पे था जी, प्लीज सुनाइए हादी साहब, बस ठीक है। आपने भी कुछ लफ्ज़ लिख के ला रहे हैं हमें, हालांकि टॉपिक इतना मुश्किल नहीं है भाई, टॉपिक बड़ा आसान है, बात पहले से समझ आई थी आपको, मेरे समझाने की जरूरत ही नहीं है। मैं इस टॉपिक पे अगर जोर लगा रहा हूं तो कभी किस टॉपिक को पढ़ाते हुए क्या बताने का मार्जिन मिलता है, कभी किस बात को पढ़ाते हुए क्या बताने का मार्जिन मिलता है, तो कभी कभार मुझे कुछ चीजें पढ़ाते हुए तरबियत का मार्जिन भी मिलता है, तो मैं वो वाला भी एक आधा लाइटर नोट पे जुमला कह जाता हूँ कि जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं हमें क्या सोचना है कि हमें कब कब कहाँ कहाँ क्या बोलना है, क्योंकि हमारे बोलने में, हमारे लफ्जों में खुदा ने एक असर रखा है। वो अल्फाज जो है वो किसी को या तो खुशी का सबब बन सकते हैं या किसी के गम का सबब बन सकते हैं। तो हमें अपने लफ्जों को बड़ा ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए कि वो किसी की तकलीफ का सबब ना बन जाए, क्योंकि हमारे रसूल की भी एक हदीस है जिसमें उन्होंने फरमाया कि सच्चा मुसलमान या अच्छा मुसलमान या अच्छा मोमिन वो है जिसकी जुबान और हाथ से दूसरे मोमिन महफूज रहें। हाथ की बात बाद में की हमारे रसूल ने, पहले जुबान की बात कही कि जो जुबान है यही इंसान को बहुत ऊंचे दर्जे पे ले जाती है, और यही जुबान जिसकी खराब हो उसको जमीन के अंदर भी लेके चली जाती है, ठीक है। दुनिया में जितनी लड़ाइयां हैं वो सारी लड़ाइयां जो हैं वो भी इस जुबान के झगड़े से स्टार्ट होती हैं, और जितनी मोहब्बतें हैं वो मोहब्बतें भी सारी इस जुबान से ही फैलाई जाती हैं, ठीक है। सो जुबान का अच्छा इस्तेमाल होना और लफ्जों का जखीरा होना ये भी बड़ा जरूरी होता है, ठीक है। खैर सुन जी, सो क्या करें, लफ्जों का इस्तेमाल सीखना बड़ा जरूरी है। फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, इवन मैथ्स की अपनी एक जुबान है, वहां तो हमें अपनी जुबान इस्तेमाल करने की, अपनी अंग्रेजी उर्दू इस्तेमाल करने का मार्जिन नहीं होता, उनका अपना ही एक सिंटैक्स है, उसके अंदर मार्जिन नहीं। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में वो कहते हैं कि आपने अपने दिल और दिमाग के ख्यालात को ताबे करना है उसके जो अभी तक दुनिया में साइंसदानों ने डेवलप कर लिया हुआ है। जब आप अभी तक के साइंसदानों की सारी बातें सीख जाएंगे कि दुनिया में साइंस और टेक्नोलॉजी किस मुकाम पर है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको मार्जिन दिया जाएगा टू क्रिएट समथिंग न्यू, टू डेवलप समथिंग न्यू। एंड दैट मार्जिन तक बंदा कब पहुंचता है, जब वो पीएचडी के एंड पर होता है, तब उसको वो मार्जिन दिया जाता है कि नाउ टेल अस व्हाट यू हैव डिस्कवर्ड इन योर लॉन्ग जर्नी, कि जो आप बचपन से स्कूल गए थे, आप वहां से पढ़ पढ़ा कर, ओए लेवल कर कर, ग्रेजुएशन कर कर, मास्टर्स कर कर,
अब किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में जब पीएचडी करने आए हैं तो यहाँ अभी तक पीएचडी में पता है 70% काम क्या होता है कि जिस फील्ड में आप रिसर्च कर रहे हैं 70% पीएचडी उस दिन खत्म हो जाती है जिस दिन उस पर्टिकुलर टॉपिक में दुनिया ने क्या रिसर्च कर ली हुई है वहां तक पढ़ लिया जाए। ठीक है, वो पूरी किताब नहीं, मतलब वो पूरा सब्जेक्ट नहीं होता। वो कैसे होता है, जैसे अभी तो ना ओ लेवल में 8 सब्जेक्ट्स, ए लेवल में 3 सब्जेक्ट्स, फिर यूनिवर्सिटी में जाकर एक पर्टिकुलर डिग्री। इन 3 सब्जेक्ट्स में से पता नहीं कितनी डिग्रियां निकली हुई हैं, कितनी उन्होंने फील्ड्स निकाली हुई हैं। फिर उस डिग्री करने के बाद फिर दोबारा स्पेशलाइजेशन में एक पर्टिकुलर टॉपिक आ जाता है। फिर उसमें पीएचडी करते हुए टॉपिक के अंदर ना कोई एक आधी लाइन होती है, बस कोई एक आधा फार्मूला होता है, क्या दुनिया इस फार्मूले में यहां तक पहुंची है। अब यहां से आगे मैं इसके अंदर क्या नया करना चाहता हूं, क्या नई रिसर्च करना चाहता हूं। अब वो फिजिक्स में कर रहा है, केमिस्ट्री में कर रहा है, इंजीनियरिंग में कर रहा है, आईटी में कर रहा है, मेडिसिन में कर रहा है। हर फील्ड हर रोज ब रोज उसके अंदर कुछ ना कुछ उस इल्म के अंदर इजाफा होता जाता है। और आप जिस सफर के अभी मुसाफिर हैं, ये सफर इट्स नॉट जस्ट लाइक कि हमने ओ लेवल कर लिया, ए लेवल कर लिया, डिग्री कर ली। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली यही पढ़ाया जाता है, डिग्री कर ली, जॉब की और जाए अपना कैरियर जो है वो डेवलप करें, ठीक करें। असल में जो इल्म का मुसाफिर है उसकी असल मंजिल क्या होनी चाहिए, मैं समझता हूं, मैं खुद उस सफर में कहीं ना कहीं मेरी ब्रेक लगी हुई है। मैं अक्सर जब भी कभी सोचूं कि मैंने दोबारा पढ़ाई स्टार्ट करनी है तो हाँ कुछ चीजें जो मुझे रोक देती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं साल में 2-3 दफा दोबारा मोटिवेशन होती है कि मैंने पीएचडी में दाखिला लेना है, मैंने कुछ आगे पढ़ना है वगैरह वगैरह। चूंकि मैं उस सफर में कहीं ना कहीं रुक गया हूँ, या उस सफर में रुका इस वजह से हूँ कि मैं बहुत सारे और मुसाफिर जनरेट कर रहा हूँ कि तुम आगे निकल जाओ, तुम्हें आगे रास्ता दिखा देता हूँ। रास्ता क्या दिखाना है, वो रास्ता ये है कि इट्स नॉट जस्ट कि आपने डिग्रियां करके तो अपना वो क्या कहते हैं कैरियर्स डेवलप करने हैं और स्कोप ढूंढना है, तो डिग्री करके जॉब लेनी है, तो कैरियर बनाना है और सारा उस फाइनेंस के इर्द गिर्द आपकी पढ़ाइयां नहीं घूमनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में घूमता ही ऐसा है। हमारे मुल्क में हर बच्चा अगर पढ़ाई कर रहा है तो उसमें से 99.9% बच्चा पढ़ाई किस खाते में करता है, एक खाते में करता है कि जी मैं इसको क्या करूंगा, अपना आगे का फ्यूचर या कैरियर कैसे डेवलप करूंगा। वो कभी भी पढ़ाई फॉर द सेक ऑफ पढ़ाई नहीं करता। देयर इज ओनली वेरी फ्यू 0.1% ऑफ द स्टूडेंट्स हु वुड से यार मैं ना ये इल्म इसलिए हासिल करना चाहता हूं कि मैं इस दुनिया के इल्म में अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दे सकूं, कि अल्लाह ने जो मुझे दिमाग दिया है, जो मुझे सलाहियतें दी हैं, मैं उनको इस्तेमाल करके मैं भी कुछ तख्लीक कर सकूं। ये मैं भी अगर ना जुबान तख्लीक की, आपने की है, मैंने की है, हमारे अम्मा पापा ने की है, नहीं भाई, ये कोई बड़े पुराने लोग थे जिन्होंने जुबानें क्रिएट की हैं और उन्होंने अल्फाज निकाले और सारा कुछ किया है। साइंस अगर किसी ने क्रिएट किया, मैंने की, आपने की, हमारे बड़ों ने की है, नहीं जनाब, ये कोई बहुत बड़े दिमाग थे, ठीक है, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगियां लगाकर क्या किया। हाँ, दिमाग इतने बड़े छोटे का मसला नहीं था, दिमाग सबके उतने थे जितने हमारे हैं। फर्क सिर्फ क्या था उन लोगों में और हम में कि उन्होंने उस काम के लिए अपनी जिंदगियां डेडिकेट की हैं। वो बड़े लोग हो गए, हम छोटे लोग हो गए। क्यों? हम अपनी जिंदगियां डेडिकेट नहीं करना चाहते किसी मकसद के लिए। हम सिर्फ क्या चाहते हैं, हम सिर्फ अपनी यहाँ पे जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं कि जी हमारा पूरे पाकिस्तान का एक ही मकसद चल रहा है, क्या बस कुछ ऐसा काम हो जाए कि हम सिक्योर हो जाएं, हम क्या बोलते हैं सेटल हो जाएं, हमारे आने वाली नस्लें जो हैं वो सवर जाएं। कोई ये अपनी नस्लों को नहीं समझाता कि यार अपनी जिंदगियां डेडिकेट करनी है किसी ना किसी राह में, ठीक है। वो जो सेटल होंगे और स्टेबल होंगे और सिक्योर होंगे, वो अपने लिए क्या सिक्योर करें, आने वाला जहां सिक्योर कर लें भाई। इस जहां में कौन कितना सिक्योर हो जाएंगे, आप कितना कुछ सिक्योर हो जाएगा। अप्स एंड डाउन्स तो यहाँ लगे रहेंगे। यहाँ जितना मर्जी है इंसान जो है अपनी तरफ से बेस्ट दे ले, अपना सारा कुछ कर ले, और किसी भी लम्हे किसी भी किस्म का झटका अगर कुदरत ने दे दिया आपको, ठीक है, आप फलस्तीन में कोई फलस्तीन का प्रेसिडेंट ही क्यों ना होना, झटका लगा हुआ है भाई, 2% की औकात भी नहीं है उसकी, है। तो किसी भी जगह पर अल्लाह ताला की तरफ से कोई भी आफत आ सकती, किसी जगह पर जल्जला आ जाए, वहां पे आपने आलीशान महल बनाया और ढेर सारा खजाना जमा किया हो, जमीन हिल जाए थोड़ी सी और सारा कुछ धलाम हो जाए, तो वह बैठे रहिएगा वहां पे, ठीक है जी, बड़ा सिक्योर और बड़ा सेटल हो जाइएगा वहां पर। तो ये सिक्योरिटी और सेटलमेंट, इसका तो वादा अल्लाह ताला ने इंसान के साथ किया हुआ है। भाई तू अपनी एफर्ट कर, रिस्क तुझे मिलेगा जितना मैंने लिखा, वो तू नहीं पैदा कर सकता, रिस्क पैदा करने वाला खुदा की जात है। रिस्क हम तक हमें देने वाला भी, हाँ अल्लाह कहता है बस मूवमेंट करनी है, तुमने अपनी जिंदगी में चलते रहना है, ठीक है। तुम्हें अमीर पैदा किया है कि गरीब पैदा किया है, ये तो तुम्हारे मेरे, क्या आप में से मुझे पहले मैंने जुमला सुना था, अब मैं जुमला बहुत दफा बोलता हूँ, क्या आपका क्या कमाल है कि जिस घर में आप पैदा हुए हैं, अगर आप किसी स्लम वाले इलाके में पैदा होते हैं तो
आप अपनी मर्जी से पैदा हुए हैं जी, जिस फाइनेंशियल या इकोनॉमिकल क्लास में आप पैदा हुए हैं, आप अपने कोई कमाल है आपका उसमें पैदा होना? क्या आपको हर तरह की सहूलतें अवेलेबल है? आप एक जीटी रोड के पार उस तरफ एक इलाका है, थोड़ी कच्ची सी बस्ती है, वहां पैदा होते तो क्या होता? वो सारे यहाँ बैरिया में या डीएचए में लोगों के घरों में काम करते हैं वो, तब आप भी कोई काम कर रहे होते हैं ऐसे हैं? ये तो अल्लाह की डिस्ट्रीब्यूशन थी ना कि आपको ऐसे घराने में पैदा कर दिया कि जिसके सारे मामला पूरे हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेस उतना बड़ा नहीं है जितना गरीब इलाकों में है। या आपको लगता है नहीं सर हमारा बहुत बड़ा कमाल है, हम किसी अमीर घराने में पैदा हुए हैं? नहीं जनाब साहब, कोई कमाल नहीं है आपका, ये तो अल्लाह की डिस्ट्रीब्यूशन है, अल्लाह का निज़ाम है। ठीक, हम अगर वहां पैदा होते तो क्या मुसीबत क्या होता, फिर क्या करते? वहां अपने चैलेंजेस होते हैं, उन लाइफ के अपने चैलेंजेस हैं। हम जिस जगह पे पैदा हुए हैं इधर हमारे अपने चैलेंजेस हैं। अल्लाह ताला हमसे यहाँ कुछ और चाहता है, कि उनसे कुछ और चाहता है, हमसे कुछ और चाहता है। सो हमें ये समझना चाहिए कि ये कोई हमारा खुद का कोई कमाल नहीं है, ये अल्लाह ने हमें ऐसा रखना था। अल्लाह ने हमारे लिए इस तरह के मामलात रखने थे, तो अल्लाह ने हमें उस टेंशन से खत्म कर दिया। तो यहां से आगे अब अल्लाह ताला आपसे कुछ और चाहता होगा। क्या आपको जब मैंने जिस्म का, दिमाग का, फाइनेंशियल सुकून दिया हुआ है, ठीक है, आपको इतने बड़े स्ट्रेस में नहीं रखा हुआ, तो आप अपना दिमाग किसी और जगह पे लगा ले। वो किस जगह पे लगा ले, आप अपने अपना मकसद हर कोई सोचे। मेरे पास तो एक जनरल सा मकसद है भाई, वो जो इल्म की राह की भाई ने बात की है कि सर ने सिखाया है, तो असल में कलाम है। मैं तो इल्म की हर राह को कलाम समझता हूँ। हाँ, उसमें सबसे बड़ा कलाम अल्लाह की किताब है, मैं कुरान को सबसे बड़ा कलाम और सबसे बड़ा इल्म समझता हूँ। ठीक है, उसके बाद जितने भी इल्म है सब के सब छोटे छोटे इल्म है, लेकिन सब के सब इल्म है, सब खुदा का कलाम है। साइंस भी एक खुदा का कलाम है, ठीक है, टेक्नोलॉजी भी खुदा का कलाम है। हमें उसको हासिल करना चाहिए, हमें उसके लिए स्ट्रगल करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन जो मेरा मकसद है बताने का, मैं हमेशा हर लम्हे किसी ना किसी तरह से कहीं ना कहीं कुछ जगाना चाहता हूँ आपके दिल दिमाग में। क्या जो पढ़ाइयाँ हो रही हैं अभी चल रहा है ना, A2 चल रहा है ना, अब यहाँ से कल मैंने वो मैसेज भेजा होगा, वो एंट्री टेस्ट वाला, होपफुली आप सबने देखा होगा कि जनाब साहब उसको अप्लाई करें, उसमें भी जाएं, ठीक है। अब मतलब अब से आपका दिमाग स्टार्ट चलना से, यार ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करूँ कि सिविल इंजीनियरिंग करूँ कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग करूँ कि MBBS करूँ कि MBBS ना हो तो BDS करूँ क्या ना करूँ, या मतलब। और एक और चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे जितने मेडिकल वाले बच्चे बैठे हैं उनके लिए भी, कि पिछले 2 सालों से नास्ट ने और फास्ट ने MBBS वाले स्टूडेंट्स के लिए भी क्या अनाउंस किया हुआ है कि आप CS की डिग्री कर सकते हैं विदाउट इवन अपेयरिंग इन मैथ्स। आप में से जितने प्री मेडिकल वाले बच्चे हैं उन सबको नस्ट और फास्ट और सारी यूनिवर्सिटीज क्या अलाउ कर रही हैं, दे अलाउ यू टू अपेयर इन व्हाट, टू अपेयर इन द एंट्री टेस्ट एंड व्हाट, एंड आप मैथ्स का सब्जेक्ट अभी क्लियर किए बगैर नस्ट के अंदर कंप्यूटर साइंस की जितनी भी 4 या 5 डिग्रीज हैं आप उनमें क्वालिफाई कर सकते हैं, आप उनमें क्लासेस जाके अटेंड कर सकते हैं। सिर्फ एक काम क्या होगा, इन द वेरी फर्स्ट ईयर वो आपको एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे, मैथ्स, ठीक है जी। हाँ, मतलब इतना तो भाई पढ़ाना है ना उन्होंने आपको, रूल तो फूला करना है। वो उस मैथ्स का क्या करेंगे, उसमें आपने 4 आउट ऑफ 4 नहीं लेना, ठीक है, या वो A लेवल वाला मैथ्स होगा या वो FSC वाला मैथ्स होगा। मैंने भी उनसे रिसर्च नहीं किया कि वो कौन सा मैथ्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, पूरा अलग से उन्होंने सेक्शन बनाया हुआ है नस्ट के अंदर, प्री मेडिकल वाले बच्चे डूइंग कंप्यूटर साइंस इन अनदर सेक्शन, ठीक है, कंपीटिंग विद दोज भी, एग्जाम सेम बन रहा है, सारा कुछ सेम बन रहा है। क्यों? बिकॉज वो समझते हैं कि प्री मेडिकल वाला बच्चा मुल्क का सबसे लायक बच्चा है। सही समझते हैं, गलत तो नहीं समझते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो 1% या 0.1% की डिफरेंस की वजह से समटाइम उस बच्चे का मेडिकल कॉलेज में दाखिला नहीं होता और वो चला जाता है गैप ईयर के ऊपर, ये किसी बहुत ही लो ग्रेड डिग्रीज के ऊपर, क्योंकि उसको बाकी कुछ इंजीनियरिंग तो अलाउड नहीं है, कुछ भी अलाउड नहीं है, तो बेचारे को कुछ ना कुछ सोशल साइंस या कोई मैनेजमेंट साइंस की डिग्री करनी पड़ जाती है। तो नस्ट ने जो ये काम किया, मैं समझता हूँ बड़ा ही कोई कमाल का एक काम किया है कि उन बच्चों को, यार तुम्हें सिर्फ मैथ्स नहीं पढ़ी हुई, कंप्यूटर साइंस में इतनी मैथ्स चाहिए भी नहीं, आ जाओ बस तुम्हें हम जितनी पढ़ानी होगी वो पढ़ाकर हम तुम्हें आगे लगा देंगे कंप्यूटर साइंस के अंदर। तो आजकल का दुनिया का जो इमर्जिंग फील्ड है IT वाला, उसमें उन्होंने प्री मेडिकल को ऑप्शन देकर बहुत एक जबरदस्त काम किया है। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आप अपनी फील्ड चेंज करनी है, नो, ये मकसद नहीं है कि जी सारी बात वैसी तंग से हमने, शुक्र है आपने कुछ ही बात कह दी, हम निकले यहाँ से। इट्स जस्ट अनदर अपॉर्चुनिटी, यू नो, मतलब अगर आपको निजाम एक आज से पहले 2 साल पहले ये अपॉर्चुनिटी किसी को भी नहीं थी, ठीक है, कि साल भी जाया ना हो, ठीक है, और एक ऐसी फील्ड में दाखिला मिल जाए जो फील्ड वैसे ही दुनिया की इस वक्त सबसे बड़ी फील्ड चल रही हो, ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी विद इन 2 इयर्स से मिली है बच्चों को, प्री मेडिकल वालों को भी, तो उसको भी अवेल करने में कोई गुनाह, अटेम्प्ट कर लें, जस्ट गो एंड अटेम्प्ट द टेस्ट, देख लें आपको कौन सा वाला टेस्ट सूट करता है। तो मैंने इसलिए कहा था कि प्री मेडिकल वाले, या वहां पर एक और डिग्री भी है बायोलॉजी वालों की, अप्लाइड बायो साइंसेस,
देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स जो एमबीबीएस करना चाहते हैं, लेकिन वो कहते हैं नहीं जी ना, एमबीबीएस ना हो तो हम अप्लाइड बायोसाइंसेस भी करेंगे। उनका भी अपना एक टेस्ट है, ठीक है, उस टेस्ट को भी जाके दे दीजिएगा। तो देखें, अपनी रिसर्च खुद करें, ठीक है। और ये जो रिसर्च की बात आई है, यहां पे जरूरी नहीं है कि आपने ये सोचना है कि यार फील्ड में ना डिमांड किस चीज की ज्यादा है या स्कोप किस चीज का ज्यादा है, तो मैं वो डिग्री करना चाहता हूं या करना चाहती हूं, ठीक है। आपने सब इंडिविजुअली क्या सोचना है, ठीक है। वो ये सोचना है कि यार जी मुझे किस चीज को करना है, मुझे अपनी